तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फराडे के लॉ की ही। फराडेज लॉ क्या था, ठीक है। फराडेज लॉ बेसिकली बात करता है, आपके पास एक ये गैल्वेनोमीटर है, ये कोई कॉइल है, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट है। ये आपने रिलेटिव मोशन करके क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इस बार मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरीके से। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास करती हैं तो ये क्या करता है, अपने अंदर करंट को इंड्यूस कर लेता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। बेसिकली जो यहाँ की हम बात करते हैं वो हम करंट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, यानी ईएमएफ की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का पोटेंशियल होता है जिसकी वैल्यू होती है, मॉड ले लीजिए, कितना फ्लक्स कितने टाइम के अंदर चेंज हो रहा है, यही आपका ईएमएफ बताता है। अब ये ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं। अभी जो मॉड लिया है इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। और अगर इस तरह से हम बहुत सारी कॉइल लगाते हैं, यानी कि एन नंबर ऑफ कॉइल्स अगर मेरे पास हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स है मेरे पास, तो क्या होगा, जो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला है, ईएमएफ को ऐसे भी दिखाते हैं एप्सिलॉन से, वो हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी के साथ साथ एक और टर्म से मल्टीप्लाई कर जाएगा, वो है एन। अब बात करता हूँ फ्लक्स की, कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स को हम विजुअली समझते हैं। बेसिकली फ्लक्स फ्लक्स होता क्या है, आपके पास कोई एक एरिया है इस तरीके से, या कोई भी सरफेस हो सकती है। अगर सरफेस में बनाता हूँ तो मैं सरफेस के अंदर इस तरीके से पेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सरफेस है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एक एरिया वेक्टर होता है, जिसको आप एस वेक्टर भी लिखते हैं। मैं अभी के लिए उसको ए वेक्टर लिखूंगा। और अगर ये सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है तो मैं लिखूंगा उसको ए कैप। अब जरूरी नहीं है कि इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके पैरेलल ही जाए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो मैंने अभी के लिए मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि बी। तो इनके बीच में आपको कुछ ना कुछ एंगल बनता हुआ दिखेगा, जो कि एंगल हमारा ये थीटा है। मैं आपको समझाता हूँ। मेरा वीडियो देख रहा है आपको? यस सर। देखिए, ये जैसे मेरे पास एक एरिया है। अब इस एरिया के जो एरिया वेक्टर होगा वो तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन इसके ऊपर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, ऐसे ही हो। वो ऐसे भी आ सकती है, वो नीचे से ऊपर भी जा सकती है, उधर से इधर भी जा सकती है, वो कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो कि होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसी चीज की बेसिस पर ना मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि फ्लक्स कितनी चीजों से चेंज होता है। फ्लक्स के वेरिएशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि आप जो यहां लिख रहे हैं ना, आपने लिखा है डी फाई ओवर डी टी।
इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स का रेट किस तरीके से चेंज होगा, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको उस दिन लिखाया था। मैंने आपको चार बातें लिखाई थी। पहले नंबर पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वेरी कर रही है तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। सेकंड पर एरिया, अगर एरिया चेंज कर रहा है तो ये चेंज होगा। थर्ड नंबर पर इन दोनों के बीच का अगर सिर्फ एंगल भी चेंज हो रहा है तो आपका फ्लक्स चेंज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। यस सर। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको। सर करंट प्रोड्यूस एग्जैक्टली exactly, अगर आप यहाँ पर करंट की बात करते हैं, जो इंड्यूस करंट है वो वेरी हो रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आई इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना। तो हम इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में आगे चलेंगे लेंस लॉ की तरफ। ये मैंने पता है इतना बेसिक क्यों पढ़ा है, ताकि हम टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। क्लियर है यहाँ तक आपको सब चीजें। यस सर। ठीक है, आप एक नई हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, लेंस लॉ। LEN Z, लॉ। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको देखेगा कि ये लॉ एज इट इज आ जाता है प्रूफ करने को या डिफाइन करने को। ये लॉ बेसिकली बता किस चीज के बारे में रहा है, हम इसकी बात करते हैं। तो आप लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, द करंट और EMF इंड्यूस्ड इन द करंट। दोबारा बोलूं कुछ? नो सर। द करंट और EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, इन अ कॉइल oppose the cause, oppose the cause of it, of its origin। अब इसका मेन पॉइंट क्या है कि द करंट और EMF इंड्यूस इन अ कॉइल अपोज द कॉज ऑफ एन origin। देखिए, लेंस ने बताया था एक चीज के बारे में, वो समझने वाली है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये आपके पास कॉइल है जिसके अंदर आप करंट को इंड्यूस कर रहे हैं। अब जो करंट इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है मैग्नेट के मोशन की वजह से, वो करंट है आपके पास आई। अब ये जो आई करंट है ना, आप इसमें एक चीज देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली रिलेट करती है सीधे सीधे करंट से, क्योंकि जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होगी होगी। तो यहाँ पर जो भी करंट इंड्यूस इसके अंदर हुआ है, वो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, और उस करंट की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, और ये उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, एक जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रही थी, मैग्नेट की वजह से जो आ रही थी, मान लो नॉर्थ, और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं, और ये आपका इंड्यूस करंट है। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ सिंपली एक चीज होगी, और वो है इसके अंदर अपोजिशन होगा। ये एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे, यानी कि इसी से करंट बन रहा था, और उसी करंट ने जो आ रही मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया।
तो इसको ऑब्जर्व किसने किया था? लेंस ने पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया था। ठीक है। यस सर। ठीक है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद में लेंस लॉ के, वो पूछता है कि लेंस लॉ बेसिकली बेस किस चीज पर है, तो इसके बारे में आप लिखिएगा सेकंड। ये लिखिए आपने डेफिनेशन, यस सर। बाकी और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, लेंस लॉ इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये इंपॉर्टेंट है। लेंस लॉ is used to find या determine the direction of the current। लिख लीजिए इसको। तो लिख लिया। ठीक है। अब जितने भी कॉइल्स है ना, कॉइल्स देखने में किस तरीके के होते हैं? कॉइल्स देखने में होते हैं इस तरह से। नॉर्मली हम एक सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं उसको। अब इसमें से करंट जो इंड्यूस हो रहा है, वो करंट आपका ऐसे भी जा सकता है, और अगर ये कॉइल है इस तरह का ही और इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हो सकती है ये भी हो। अब जब ये दोनों डायरेक्शन हो रही हैं, तो आपने ऊपर बोला कि जब करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड निकालेगी। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस कॉइल का ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, या ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। किस तरीके से ये काम करेगा, ये चीज हमें समझनी। अब देखिए, यहाँ करंट एंटर अगर कर रहा है, या करंट हो सकता है कि यहां से एंटर कर रहा है, दोनों में से कहीं से भी एंटर कर सकता है। तो आप ये देखेंगे कि नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। अब करंट आपका जो कॉइल बनेगा, बेसिकली कॉइल इस तरीके का होता है। तो मैंने कॉइल का ये वाला हिस्सा लेके बना दिया है, सिर्फ इतना हिस्सा यहां से हटा के मैंने इतने हिस्से को लेकर बना दिया है। ये कॉइल मैंने यहाँ बना दिया। अब करंट देखो, यहाँ से करंट ऐसे आएगा, तो किस तरीके से मूव करेगा? ये हमारा करंट मूव कर रहा है आगे की तरफ, यहाँ आएगा इस तरीके से करंट, और यहाँ चला जाएगा, सॉरी डायरेक्शन गलत हो गई, इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। आ रही है बात समझ? यस सर। और अगर करंट की इस तरीके से कॉइल बना हुआ है मेरा, और करंट इधर से आ रहा है, तो इधर से आएगा, यहाँ नीचे की तरफ होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा। तो आपको कॉइल देखने में कैसा दिखेगा? कॉइल इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं नॉर्मली कॉइल की बात करता हूँ, तो कॉइल कैसा दिखता है हमारा? कॉइल ऐसा होगा। अब कॉइल में डायरेक्शन या तो ऐसे हो सकती है, या इसके अगेंस्ट हो सकती है। तो हम इसी चीज को डिटरमाइन करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। आप इस तरीके से लिखिएगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल, ये चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, ऊपर वाली कोई चीज नोट नहीं करनी, ऊपर वाले से मैं बता रहा था किस तरीके से काम होता है। इसमें आप ऐसे करके लिटा कर कॉइल बना लीजिए। लिटाने का मतलब ऐसा नहीं है, लिटाने का मतलब अब कॉइल को ऐसे पड़े, जैसे बैंगल होता है, बैंगल को आप ऐसे पकड़े हो सीधे। मतलब बैंगल नॉर्मली हाथ में ऐसे होता है, तो हम उसको ऐसे करके रख लेंगे सीधे। ये इस तरीके से बैंगल रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर इस तरह से इसको बना देता हूँ। ये है मेरे पास ए, और ये है मेरे पास बी। ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर ये आई, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो है ये आई।
तो 10th क्लास में या 9th क्लास में, सॉरी 9th में तो था ही नहीं, 10th में था। आप देखो इसे कैसे पता करोगे। आप इस तरह से एक एरो बनाइए, यहाँ पर एक एरो बनाइए इधर की साइड, और इन दोनों को मिला दीजिए। ये हमने शायद पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। यस सर। और इन दोनों को मिला दीजिए। तो इसमें आपको एक नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। ये जो एन बन रहा है ना, आप इसको अगर ऊपर से देखोगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। एन ऐसे ही होता है ना दिखने में, इस तरीके का। यस सर। इसको आप अगर सीधा कर लो तो ये साउथ करके बनाएगा, ऐसे करके। तो आपका एक तो एन बन रहा है, एक एस बन रहा है ऊपर से देखने पर। नीचे से देखोगे तो उल्टा हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसे करंट जा रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल इज कमिंग। नॉर्थ पोल इज कमिंग। और इसको बोला जाएगा साउथ पोल इज कमिंग। दो और एग्जांपल लेता हूं। अगर आप इसको उल्टा देखेंगे, जैसे आप इसको घुमा दें, तो घुमाने के बाद क्या होगा, ऐसा देख रहे हैं और करंट हमारा ऊपर से देखने में नीचे की तरफ जा रहा है। और इसके केस में ऊपर से देखने पर आपका करंट आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। यहाँ पहली चीज तो आप इसको ऐसे ही लिखिए, ये और ये, इसको मिला दीजिए। इसमें ये, फिर ये, इसको मिला दीजिए। तो इस बार ये नॉर्थ है और ये साउथ है। लेकिन क्या है ना, आप इसको आप नीचे से ऑब्जर्व कीजिए। सी और डी को नीचे से ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या होगा, अब सिर्फ इतने हिस्से को देखिए और आप इसको नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इसका बॉटम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बॉटम के केस में ये जो आपका बन रहा है, ये आपको साउथ की तरह दिख रहा है। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो ये साउथ, और इसको सीधा करेंगे तो ये नॉर्थ। लेकिन अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये उल्टा होगा। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे। नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे। और इसको बोलेंगे साउथ पोल इज गोइंग अवे। अब ये तो हमारी हो गई, देखिए बेसिक मैथ्स की बात। मैं बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे करेंगे। इज गोइंग अवे। आपको इतना ज्यादा नहीं दिया जाएगा, वो एक सिंपल एक सर्कुलर डायग्राम आपका बना होगा इस तरह से। और ये आपका ऐसे करके आपको कॉइल की डायरेक्शन दे दी। अब ये कॉइल की डायरेक्शन ऐसे नहीं बोलेगा कि आप ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो। आपके सामने कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मानिएगा, और आप उसको ऐसे देख रहे हो ऊपर से। ठीक है, कैसे देख रहे हैं, ऐसे करके कॉइल रखा हुआ है और आपने उसको ऐसे देखना है। तो आप जब इस तरीके से देखेंगी तो क्या होगा, यहाँ आई ऊपर जा रहा है, यहाँ आई नीचे आ रहा है। तो ऊपर नीचे नहीं है, ये ऐसे करके घूम रहा है। अब जब ऐसे करके घूमेगा तो इसके लिए आप डायरेक्शन दीजिए ऊपर की तरफ, ये, और नीचे ये, और इसको मिला दीजिए। क्या ये एन है? सर एस। है। इसका मतलब आपका जो ये ऊपर से देखने में दिखेगा, कैसा दिखेगा, साउथ पोल की तरह। ठीक है ना। यस सर। अब ऊपर अगर साउथ पोल है तो नीचे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नीचे से देखने पर नीचे खुद से ये नॉर्थ, नॉर्थ। नॉर्थ पोल। तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे करके होगी कुछ कुछ। साउथ से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। तो आपकी अगर एक लूप बनाऊं मैं यहाँ से, तो वो लूप कुछ इस तरीके से बनेगी। यस सर। बनेगी ना। समझ में आई ये वाली बात। यस सर। ठीक है। देखिए, मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ अभी, मतलब आपको एनसीईआरटी है आपके पास 12th की?
सर फिजिक्स की नहीं। फिजिक्स की नहीं है तो एनसीईआरटी पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप उसको मोबाइल पर, और अगर नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ये। जो आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, पहले नंबर पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था ईएमएफ का, जो कि है d phi/dt। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा आपने फ्लक्स का, ba cos थीटा। तो क्या होगा, इन फॉर्मूले की बेस पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा 6.1 2 3 4 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5। ठीक है, आप सिर्फ इनको ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो कल में डिस्कस करेंगे इसको। उसके अलावा यस। जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं 6.1, 6.2 एंड 6.3। इन तीन क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने का मतलब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी बुक में, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है, चलिए अब एक हेडिंग डालिएगा, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। जी भाई, एक मिनट में डाली हेडिंग आपने? यस सर। ठीक है, देखिए ये थोड़ी सी थ्योरी है, तो हम इसको लिखते हैं। आपकी समझ में लिखते लिखते आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूँ इसको। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पहले एकदम थ्योरी लिखिएगा। व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड when a conducting rod moves in a magnetic field and it cut the magnetic field lines, and it cut the magnetic field lines, then an EMF is induced in the coil. Then an EMF is induced in the coil, and that EMF is called motional EMF. And that EMF is called motional EMF. लिख लिया? यस सर। देखिए समझाता हूं मैं आपको। यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखाने का मतलब है कि मेरी साइड से लैपटॉप की तरफ जा रही है ये लाइन। मतलब किसी पेज की अगर बात करूं, जैसे ये पेन टैब में ले लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। और ये इनवर्ड का सिंबल भी होता है, आपको अगर याद हो।
आउटवर्ड का सिंबल होता है एक, इनवर्ड का सिंबल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब अंदर की तरफ जाती है तो ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्ड। और जब बाहर की तरफ आती है तो उसका सिंबल होता है ये, उसको बोलते हैं आउटवर्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसके बीच में मैंने क्या किया, एक रॉड को रख दिया। ये हमारी कंडक्टिंग रॉड है। इसको मैंने इसके बीच रख दिया। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा रॉड के अंदर। उसी को हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। ठीक है। यस सर। ये समझ में आया आपके? यस सर। ये बताइए, चीजें समझ में आई ना प्रॉपर तरीके से, अगर मैंने आपको जो बताई आज? यस सर। अब मैं देखिए इतना ही रखूंगा।